हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग टॉट्स में एक न्यू टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ नेग्लिजेंस। दैट इज़ NEGLIGENCE, नेग्लिजेंस। उपेक्षा, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे उपेक्षा, नॉट अपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा दो हिंदी के वर्ड्स हैं। आज हम करने जा रहे हैं उपेक्षा, दैट इज़ नेग्लिजेंस। उपेक्षा को आप कैसे समझेंगे? जैसे अपेक्षा तो होता है कि किसी से एक्सपेक्ट करना, कुछ कुछ भी उम्मीद करना किसी से। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप बहुत केयरफुली सुनेंगे और अपनी स्टडीज़ करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, दैट इज़ अपेक्षा। बट दिस इज़ उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब ऐसे होगा कि आप जैसे बहुत आम बोलचाल में हम बोलते हैं कि ही हैज़ कि उसने बहुत नेग्लिजेंटली कुछ काम किया, उसने नेग्लिजेंटली ऐसा किया। या इसको आप आम बोलचाल में बोल सकते हैं केयरलेसनेस, कि उसने उपेक्षापूर्ण व्यवहार था उसका, या उपेक्षापूर्ण उसने कृत्य किया ऐसा। तो दिस इज़ केयरलेसनेस, ए सॉर्ट ऑफ केयरलेसनेस। तो हम जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं उपेक्षा को, नेग्लिजेंस को, तो इसके दो थेरीज़ इसमें आपकी बुक्स में मिलेंगी। आपको इसकी डेफिनेशन के लिए दो थेरीज़ मिलेंगी। देयर आर टू थेरीज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। फर्स्ट इज़ सब्जेक्टिव थ्योरी, जिसको आप व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत कहेंगे, सब्जेक्टिव थ्योरी। व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत में ये कहा गया कि जो उपेक्षा है ये एक मन की अवस्था है, मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है। उपेक्षा मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है जिसमें दंड स्वरूप नुकसानी देनी पड़ती है। आपके बुक्स में ये मिलेगा आपको, डॉक्टर सामन की इसमें आपकी डेफिनेशन मिलेगी, विनफील्ड की आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, जिनका कहना है कि उपेक्षा मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है। नेग्लिजेंस इज फॉल्टी मेंटल कंडीशन विच इज़ पेनलाइज्ड बाय द अवार्ड ऑफ डैमेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि मन की एक दोषपूर्ण अवस्था का क्या मतलब होता है? मेंस रिया, जो वर्ड आप सुनते हैं अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, मेंस रिया, इसका मतलब होता है मन स्थिति। तो इस सब्जेक्टिव थ्योरी या व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो आप उपेक्षा को डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि आपकी ये मन की एक अवस्था है। मन की अवस्था से मतलब होता है कि आप ये चीज़ सोच समझ कर करते हैं। अगर आप उपेक्षा करते हैं तो ये आप चाहते हुए करते हैं, मन से सोच कर करते हैं। एक बार आप दोनों थेरीज सुनेंगे तो हम दोनों को कंपेयर करते हुए फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। सेकेंड थेरी जो आपकी है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव थेरी, जिसको हम व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत कहेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, आप सुनिए, इस पॉलक की भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थेरी, according to this theory, negligence is not a particular state of mind or form of mens rea। ये कहते हैं कि जो उपेक्षा है वो एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, एक मन की अवस्था नहीं है, ये कोई मेंस रिया नहीं है, ये मन की स्थिति नहीं है, बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडक्ट। बट परंतु ये एक विशेष प्रकार का कंडक्ट है आपका, एक प्रकार का कार्य है आपका। कार्य का मतलब होता है आप जिस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, ये कहते हैं कि जो उपेक्षा है, जो नेग्लिजेंस है, ये मन की अवस्था नहीं है, ये कोई मेंस रिया नहीं है, मन की स्थिति नहीं है। मन की स्थिति से मतलब होता है कि आप मन से सोच कर ये काम करते हैं, नेग्लिजेंटली काम करते हैं। ये है आपकी सब्जेक्टिव थ्योरी, जो कहती है कि मन की अवस्था और आप मन से सोच कर ऐसा व्यवहार करते हैं। बट ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये मन की अवस्था नहीं है, आप इसको मन से सोच कर नहीं करते हो, बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडक्ट, ये आपके कार्य का एक रूप है, ये आपके व्यवहार का एक रूप है। तो उपेक्षा व्यवहार का एक रूप है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ये कहते हैं कि आप मन से, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी मुझसे पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो जब मैं हर क्लास के बाद अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कॉलेज में कि जो लेसन आज आप पढ़ रहे हो, इसकी एटलीस्ट एक बार रीडिंग आप ज़रूर लगाएंगे घर जाकर, और जो नोट्स आपने अभी थोड़े बहुत लिखे हैं या बनाए हैं क्लास में, जो बनाते हैं बच्चे, तो आप उसको
को सामने रखकर और बुक में से रीडिंग आप ज़रूर लगाएंगे अगर आपको पूरी तरीके से इस लेसन को समझना है। जब आप क्लास में सुन रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि बहुत इजी है, समझ में आ गया तो हम कर लेंगे, लेकिन अब थोड़े टाइम के बाद, जब एग्ज़ाम्स के टाइम में महीना बाद या थोड़े टाइम के बाद जब आप उस लेसन को पढ़ने लगते हैं, तो अगर आपने उसी दिन पे रीडिंग नहीं लगाई थी, आपने उसका एक उसको रीड नहीं किया था, जाके जो समझा था क्लास में उसको रीडिंग नहीं लगाया था, तो आप जब महीने बाद या 1.5 महीने थोड़े टाइम बाद जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, अगर आप उसको रीड करेंगे या पढ़ने लगेंगे, तब आपको वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चे रोज़ यहाँ पर कॉलेज में तो कह देते हैं कि मैम हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट घर पर जाकर वो नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं रीडिंग करते हैं, क्योंकि रात में, जैसे मैं कहती हूँ कि आप सोने से पहले ज़रूर रीडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर यस 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 मैम करके चले जाते हैं। क्यों रीडिंग नहीं लगाते हैं वो? क्या वो मन से ऐसा सोच कर नहीं लगाते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे ना आए या हम लोग पास नहीं हो, चलो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगी कि पास नहीं हो, बट हमारे नंबर अच्छे ना नहीं आए, क्या ऐसा सोच कर वो उस लेसन की रीडिंग नहीं लगाते हैं? या फिर वो सिर्फ इसलिए उस लेसन की रीडिंग नहीं लगाते हैं या बुक को नहीं उठाते हैं कि वो व्यवहार का ये एक रूप, मतलब कि वो ऐसा करने में आलस करते हैं, या वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। एक वर्ड जो मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ डिलीजेंस, कि कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस है ये क्या? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो है, अगर आप उस लेसन की रीडिंग रात को जाकर नहीं लगा रहे हैं, तो सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव थ्योरी, जो आपका फर्स्ट इसको व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत है, वो ये कहता है कि आपने उस लेसन की रीडिंग इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप मन से सोच कर नहीं लगा रहे हैं, कि मन से ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे ना आए, ऐसा सोचकर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने रीडिंग नहीं लगाई तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो क्या आप मन से चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए? अगर आप मन से चाहते हैं और इसलिए रीडिंग नहीं लगा रहे हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन चलेगी कि ये मन की अवस्था है, नेग्लिजेंटली काम करना। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स तो अच्छे आए, बट फिर भी आप रीडिंग नहीं लगा रहे हैं, फिर भी आप रात को नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आपको मोबाइल आपके हाथ में है और आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है वो चीज़ें जो आपके हाथ में। ईजी एक्सेसिबल होना, बहुत इजीली आपको अवेलेबल है, बहुत इजी है उसको स्क्रॉलिंग करना और उसको देखते रहना, और वो बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत एंटरटेनिंग है आपके लिए, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको छोड़कर आप बुक को उठाना नहीं चाहते। तो क्या इसका मतलब क्या है कि आप परिश्रम करना नहीं चाहते, आपके नंबर कम आए, आप ये मन से सोचकर नहीं अवॉइड कर रहे हैं बुक को उठाना या बुक को पढ़ना। आप क्या नहीं करना चाहते? आप परिश्रम नहीं करना चाहते। तो परिश्रम क्या मन की अवस्था है? नहीं, ये आपके व्यवहार का रूप है। तो इसलिए ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी, नेग्लिजेंस इज नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड और फॉर्म ऑफ मेंसरिया। ये मन की अवस्था, मन है स्थिति नहीं है, ये मन की स्थिति का एक रूप नहीं है, बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडक्ट, ये एक विशेष प्रकार का आपका कार्य करने का तरीका है, जिसमें आप परिश्रम करना नहीं चाहते। तो ये व्यवहार का एक रूप है। तो हिंदी में इसको सुनिए, उपेक्षा व्यवहार का एक रूप है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग उपेक्षा व्यवहार का एक रूप है। इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, पॉलक राइट्स, पॉलक POLLOC के आपके ज्यूरिस्ट है, एक आपके थिंकर हैं, वो बताते हैं कि जो इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के को प्रतिपादित करते हुए बताते हैं पॉलक कि नेग्लिजेंस इज कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस। बहुत इजी अंग्रेजी में बोलूँगी मैं, आपको सब समझ में आएगा। एक भी वर्ड की समझ में नहीं आए मीनिंग, तो आप प्लीज़ या तो गूगल आंटी आपके पास है, आप सर्च करिए। आपको इस तरीके से थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक मेरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का, वो जो आपका लीगल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरे कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मैं हर सब्जेक्ट में ही थोड़ी सी अंग्रेज़ी घुसाती हूँ, क्योंकि आपको धीरे धीरे वो उसकी आदत पड़ जाती है, तो आप यूज़ टू हो जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना आपको ठीक लगने लगता है, और आप यूज़ टू हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आने लगती है। तो ये बहुत आपके लिए अच्छा रहता है, थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी आए, आप उसमें थोड़ा हाथ खुल जाए आपका, और
आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसमें, तो आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत ईजी है। इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए हम कर क्या रहे हैं, हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट जो उसका सिद्धांत है जिसको सब्जेक्टिव थ्योरी हमने कहा, व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत, वो हमने देख लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव थ्योरीज की देख रहे हैं और उसको आप वस्तुनिष्ठ सिद्धांत कहते हैं। पॉलक उसके लिए क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अकॉर्डिंग टू पॉलक, नेग्लिजेंस इज कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस। कॉन्ट्रेरी क्या होती है, कॉन्ट्रेरी होना, कंट्रास्ट होना। आपने आप कहते हैं ना कि कंट्रास्ट कलर पहना है, कि रेड एंड वाइट पहना है या ब्लैक एंड वाइट पहना है, तो दैट इज कंट्रास्ट। तो उससे एक वर्ड आया कॉन्ट्रेरी। तो ये कह रहे हैं नेग्लिजेंस इज कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस, DILIGENCE। डिलीजेंस एक वर्ड होता है जिसको हिंदी में आप कहेंगे परिश्रम, परिश्रम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। तो ये कह रहे हैं पॉलक कि नेग्लिजेंस इज कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस, परिश्रम का विरोधी है। क्या, नेग्लिजेंस। जो उपेक्षा है वो परिश्रम का विरोधी है। और ये कह रहे हैं कि एंड नो वन डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब बताना, उसको डिस्क्राइब करना, समझाना, एंड नो वन, कोई भी, डिस्क्राइब डिलीजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि जो डिलीजेंस है, जो परिश्रम है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो मन की अवस्था नहीं है। जो डिलीजेंस है, जो परिश्रम है, वो आपकी मन की अवस्था नहीं है। डिलीजेंस एक आपके व्यवहार का रूप है कि आप आलसी हो सकते हैं, आप परिश्रम नहीं करना चाहते, तो ये आपका व्यवहार है। आप उस लेसन को जो मैंने आपको कॉलेज में आज पढ़ाया, उसको आप घर जाकर नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ये सोचकर नहीं पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत कि मैं ना, मेरे नंबर अच्छे ना आए, ये नहीं सोच रहे हैं आप मन से सोच कर नहीं कर रहे हैं। आप परिश्रम करना नहीं चाहते, आप उठकर मोबाइल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो स्क्रॉलिंग करने को नहीं आपका मन छोड़ने को कर रहा है, और आप परिश्रम करके उठकर बैठकर लाइट जलाकर आप पढ़ना, बुक पढ़ना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए आप उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और ये जानते हुए कि आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, आप परिश्रम नहीं करना चाहते, तो दिस इज नेग्लिजेंस। तो सुनिए, नेग्लिजेंस इज कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस। कॉन्ट्रेरी उल्टा है, डिलीजेंस परिश्रम, ये परिश्रम का उल्टा है। एंड नो वन डिस्क्राइब्स डिलीजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड, और कोई भी परिश्रम को डिस्क्राइब नहीं करेगा मन है अवस्था, मन की अवस्था के रूप में। तो डिलीजेंस मीन्स, डिलीजेंस का मतलब क्या है, डिलीजेंस मीन्स एक्टिविटी, एक क्रिया, विच इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। वो आपके मन की अवस्था नहीं है, ये आपका व्यवहार का रूप है कि आप आलसी हो सकते हैं, या आप उठकर आलसी होना कहेंगे उसको, कि आप परिश्रम करना नहीं चाहते। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी ये मन की अवस्था नहीं है, क्या, उपेक्षा, ये व्यवहार का एक रूप है। उपेक्षा में और क्या किया जाता है, उपेक्षा में सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। सावधानी बरतने का क्या काम है, मतलब है, सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन कैसे किया जाता है, और इसका क्या मतलब है। सावधानी बरतने के का अर्थ है इस प्रकार से व्यवहार करना कि अपने कार्य से किसी व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े। तो आप सावधानी बरतने का कर्तव्य इसमें जो आपका होता है वो आप इसमें नहीं करते हैं। जैसे सावधानी बरतने का कर्तव्य, जैसे आपको मैं क्लास में भी जैसे बताती हूँ बच्चों को कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, या कोई भी आपकी मॉम है, वो कह रही है कि आप गैस को आप ऑफ़ कर देंगे जब दूध आपका बॉयल हो रहा है, और गैस को आप ऑफ़ कर देंगे, तो आप उठकर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो दूध गिर जाए, आप मन से नहीं चाहते हैं कि वो दूध गिर जाए, बट आप सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं और एक परिश्रम नहीं करना चाहते। आप उठकर आप अपना स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपकी स्क्रॉलिंग के पीछे पड़ गई हूँ, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस काम को जो आप कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या आप बिस्तर में बैठे हैं, बहुत ईजी मूड में बैठे हैं, तो आप उठ कर नहीं जाना चाहते, तो आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं कि वहाँ पे वो गिर जाएगा दूध जो मॉम आपकी कह के गई हैं, बट आप परिश्रम करना नहीं चाहते, आप मन से नहीं चाहते कि वो गिर जाए, बट आप परिश्रम करना नहीं चाहते, और आप सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। दिस इज उपेक्षा। तो आपको मैंने सही दृष्टिकोण आप ये बता दिया है। द करेक्ट व्यू इज इन फेवर ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्योरी।
नॉट एन सब्जेक्टिव थ्योरी। ये आपके मन की अवस्था नहीं है, दिस इज़ योर व्यवहार का रूप है, ये आपका काइंड ऑफ कंडक्ट है, एंड दिस इज़ परिश्रम का विरोधी है, कॉन्ट्रेरी टू डिलीजेंस है। तो आपको ये समझ में आ चुका है, दोबारा इसको नहीं बोलूँगी। सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन ही उपेक्षा है, जिससे वादी को ऐसा नुकसान होता है जिसकी इच्छा प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई थी। प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई थी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दूध बॉयल हो रहा है तो आप बंद कर देंगे, आपने ये इच्छा नहीं की थी कि वो गिर जाए, कि मुझे नुकसान हो जाए। वादी, मैं ग्रीवेंस पार्टी, मेरा वो बॉयल हो रहा था और गिर गया था, और आप हैं डिफेंडेंट, आप प्रतिवादी हैं। इसमें देखिए, सुनिए, आपने कभी चाहा नहीं था कि वो गिर जाए, लेकिन वो गिर गया क्योंकि आप परिश्रम करना नहीं चाहते थे, आप मन से ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा नुकसान हो जाए। तो सुनिए कि सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन ही उपेक्षा है, जिससे वादी को ऐसा नुकसान होता है जिसकी इच्छा प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए यह इंटेंशन से भिन्न है। आप इंटेंशनली, आपका आशय ऐसा नहीं था, आप मन से ऐसा चाहते नहीं थे कि वो हो जाए, नुकसान मुझे हो जाए। इसमें इच्छा, ये इंटेंशन आपका इसमें नहीं रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये इसकी कर्तव्य का उल्लंघन ही उपेक्षा है, जिससे वादी को ऐसा नुकसान होता है जिसकी इच्छा प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई थी, डिफेंडेंट के द्वारा नहीं की गई थी। अब आ जाइए एक सेकंड पॉइंट इसका, कि पहले तो ये बताइए कि व्हेन अराइजेज नेग्लिजेंस, जो उपेक्षा है वो अराइज कब हो जाती है, कब वो उत्पन्न हो जाता है नेग्लिजेंस। हर केस में, हर टाइम पे नेग्लिजेंटली आप जब काम करते हैं तो नेग्लिजेंस प्रूव नहीं होता है। प्रूफ कब हो जाता है, कब अराइज हो जाता है नेग्लिजेंस? तो इसका एक लाइन में आप आंसर कहेंगे। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे वो दूध जो बॉयल हो रहा था, आप नहीं उठे यहाँ से, आप परिश्रम करना नहीं चाहते थे, आप अपना स्क्रॉलिंग को छोड़ना नहीं चाहते थे, और आप किचन में नहीं गए और आपने दूध बंद नहीं किया, वो गैस ऑफ नहीं किया, तब भी वो, मैं आई जब कॉलेज से, तो मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो मतलब वो गिरा नहीं दूध, और वो गैस बंद हो गया। गैस कैसे बंद हुआ? कैसे भी बंद हो सकता है, गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया इसलिए वो बंद हो गया, दूध वो नहीं गिरा। सेकेंडली, मेरी मेड आई, उन्होंने देखा और उसने ऑफ़ कर दिया, तो वो किसी भी तरीके से वो गैस बंद हो गया, और आपकी नेग्लिजेंस अकर नहीं हुई, आपकी नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हुई। तो क्या हुआ कि वो आपकी और एक जो आपको मैंने बताया था कि आपने रीडिंग नहीं लगाई, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और आपके एग्ज़ाम आ गए। तो अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, आपने लास्ट 2 डेज़ में कर ली थी पढ़ाई, या आप बाई चांस ही कभी कभी हो जाता है विद गॉड ग्रेस कि आप पास हो गए, और अच्छे मार्क्स से जो भी पास हुए, आपने पढ़ाई नहीं की थी, ये नेग्लिजेंट व्यवहार आपका प्रूव नहीं हुआ, तो आपकी नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हुई। जब तो सुनिए कि वेयर अराइजेज नेग्लिजेंस, कब आपका नेग्लिजेंस अराइज हो जाएगा? नेग्लिजेंस अराइजेज ओनली व्हेन डैमेज अकर। यदि आप पास नहीं हुए, डैमेज हो गया, तब आपका नेग्लिजेंस अकर होगा, या फिर वो दूध गिर गया तब आपका नेग्लिजेंस अकर होगा। अगर वो किसी भी तरीके से दूध बच गया और नहीं गिरा तो आपका नेग्लिजेंस अकर नहीं होगा। और अगर आप किसी भी तरीके से पास हो गए, भले ही आप पढ़े नहीं थे, तो आपका नेग्लिजेंस अकर नहीं होगा। तो नेग्लिजेंस अराइजेज ओनली व्हेन डैमेज अकर्स। जब आपका डैमेज अकर मतलब होता है हो गया, हो जाना, डैमेज हो गया। जब डैमेज हो जाएगा तब आपका नेग्लिजेंस प्रूव होगा, तब आपका नेग्लिजेंस अराइज होगा, अदरवाइज आपका नेग्लिजेंस अराइज नहीं होगा। अब आ जाइए, एक और पॉइंट आएगा इसमें, एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ एनीथिंग? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स या तत्व जिसको कहते हैं, एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो अगर हो गए तो आपकी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाएगी। तो द क्लेमेंट हैज़ टू सेटिस्फाई, क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है, जो प्लेंट ला रहा है, जो जिसके साथ नेग्लिजेंटली बिहेव आपने किया है, जिसको डैमेज हो चुका है, तो वो कहलाएगा कौन? क्लेमेंट। जो क्लेम करेगा, दावा करेगा, जो वादी जो वाद करेगा, दैट इज क्लेमेंट। द क्लेमेंट हैज़ टू सेटिस्फाई द कोर्ट।
क्लेमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट दीज 3 ग्राउंड्स, जो भी मैं आपको अभी 3 फॉलोइंग ग्राउंड्स बता रही हूँ, ये प्रेजेंट थे। 3 ऐसे पॉइंट्स जो अगर वादी ने प्रूव कर दिए कि ये हुए हैं तो आपके प्रति नेग्लिजेंट व्यवहार प्रूव हो जाएगा। नंबर 1, ड्यूटी टू टेक केयर। ड्यूटी टू टेक केयर, सावधानी बरतने का कर्तव्य। पहला जो पॉइंट है आपका, दैट इज सावधानी बरतने का आपका कर्तव्य था। ड्यूटी का क्या अर्थ होता है? ड्यूटी से मतलब क्या होता है? ड्यूटी का अर्थ है डिफेंडेंट के बिहेवियर, दूसरा जो आपका पार्टी है, डिफेंडेंट के बिहेवियर पर इस तरीके से कंट्रोल करना, उसकी फ्रीडम पर इस तरीके से कंट्रोल करना ताकि वह एक रीजनेबल थिंकिंग वाले पर्सन की तरह बिहेव करे। रीजनेबल थिंकिंग को बोलेंगे आप युक्त मन स्थिति वाला, युक्त सोच वाला व्यक्ति, एक प्रज्ञावान और एक सावधान व्यक्ति। युक्त सोच का मतलब होता है, युक्त प्रज्ञा वाला व्यक्ति वो होता है जो बहुत जीनियस भी नहीं है और बहुत डफर भी नहीं है, जो जो आम एक इंसान होता है, जो बहुत जीनियस भी नहीं है और जो, तो ड्यूटी टू टेक केयर में आप आएगा हर तरीके की क्या आप हर तरीके की असावधानी के लिए किसी को लायबल ठहरा सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि आप किस तरीके की सावधानी, कितने लेवल तक की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जो आपका ये पॉइंट है इसमें आप बताएंगे। यदि डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी, अगर उसकी लीगल ड्यूटी थी, सावधानी बरतने का अगर लीगल कर्तव्य था या नहीं था, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अगर नहीं था तो, अगर आपकी प्लेंटिफ के प्रति विधिक ड्यूटी नहीं थी, विधिक कर्तव्य नहीं था आपका सावधानी बरतने का, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। उपेक्षा के लिए, जब अगर आपको नेग्लिजेंट बिहेवियर को प्रूव करना होता है, तो उपेक्षा के लिए प्लेंटिफ को ये साबित करना होता है कि डिफेंडेंट कानून द्वारा आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कर्तव्यबद्ध था, कि उसको उसका लीगल ड्यूटी थी उसको सावधानी बरतने की। ये जो प्लेंटिफ है उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसने उसको ये भी बताना होगा कि उसने अपने इस कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया और कॉन्सिक्वेंटली उसको डैमेज हो गया। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट इसका लेंगे कि जो ड्यूटी टू टेक केयर था वो ड्यूटी किसकी तरफ थी, वो ड्यूटी किसकी तरफ थी। तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा ड्यूटी टूवर्ड्स प्लेंटिफ। ड्यूटी किसके प्रति थी? ड्यूटी आपकी प्लेंटिफ के प्रति थी। तो आप इसमें बताएंगे कि जो ड्यूटी आपने सावधानी बरतने का जो आपका कर्तव्य था वो क्या सारे संसार के प्रति था, मतलब सबके प्रति था? ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी एक व्यक्ति के प्रति या थोड़े कुछ व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार होते हैं जहां पे आपको ड्यूटी निभानी होती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का आप लिखिए, DONOGHUE, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, STVENSON, स्टीवेंसन में लॉर्ड एटकिन लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड का एक पड़ोस का सिद्धांत आपका इसमें आप बताएंगे कि पड़ोस का सिद्धांत एक बताया गया। पड़ोस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड इसमें बताया लॉर्ड एटकिन ने। इसमें इन्होंने कहा कि यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स वुड बी लाइकली टू इंज्योर योर नेबर। इसमें ये कह रहे हैं कि पड़ोसी कौन है आपका, आपको अपने पड़ोसी के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आप हर मतलब आप सब किसी के लिए आप सावधानी बरतने के लिए आप लायबल नहीं है। आपको उन व्यक्तियों के प्रति जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन है, तो ये आपको बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे कार्य से, पड़ोसी की एक डेफिनेशन जो इन्होंने दी वो बता रही हूँ, ऐसा व्यक्ति जो मेरे कार्य से, जो मैं एक्ट कर रही हूँ, मेरे कार्य से निकटता और प्रत्यक्षता के साथ संबंधित होता है, कि मैं ऐसा कार्य करते हुए युक्त ढंग से,
एक रीजनेबल मैन, अभी बताऊंगी आपको कि रीजनेबल मैन की थिंकिंग क्या होती है। ऐसा व्यक्ति जो मेरे कार्य से निकटता और प्रत्यक्षता के साथ संबंधित होता है, कि मैं ऐसा कार्य करते हुए युक्त युक्त ढंग से सोच सकती हूँ कि वह उससे प्रभावित होगा ही। एक बार आप इंग्लिश में सुनिए। अ पर्सन हु इज सो क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय माई एक्ट, मेरे कार्य से, बाय माई एक्ट, दैट आई कैन थिंक रीजनेबली, कि वह इंज्योर्ड हो ही जाएगा, कि वो इंज्योर्ड हो ही जाएगा। मैं युक्तियुक्त रूप से ऐसा सोच सकती हूँ। युक्तियुक्त रूप से, फिर वही बात कि मैं बहुत ओवर इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मैं जीनियस भी नहीं हूँ, और मैं डफर भी नहीं हूँ, एक तरीके से बिल्कुल बुद्धिहीन भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ना होना और बहुत ज़्यादा बुद्धिहीन भी नहीं होना इज रीजनेबल थिंकिंग होती है। तो अ पर्सन हु इज सो क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय माई एक्ट दैट आई कैन थिंक रीजनेबली, कि वह इंज्योर्ड हो ही जाएगा। तो ये पड़ोस के सिद्धांत को उन्होंने बताया कि यू मस्ट टेक केयर, रीजनेबल केयर, टू अवॉइड एक्ट्स वुड बी लाइकली टू इंज्योर योर नेबर। तो ये आपको बताया मैंने कि जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपसे बहुत क्लोजली इफेक्टेड होते हैं, कि आपके किसी कार्य से अगर आपने कुछ कार्य ऐसा कर दिया जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो सकती है, वो आपसे वो दोषपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं, कि आपके किसी व्यक्ति की हानि आपसे हो सकती है, तो वो आपका पड़ोसी का सिद्धांत लॉर्ड एटकिन ने डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में बताया। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के जो फैक्ट्स हैं वो आप बुक में से बहुत थॉरोली, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताती हूँ। एक लीकर कंपनी थी जिसने लीकर कंपनी का लीकर एक उसने खरीदा। ए ने, जैसे मैं आपको बताऊं कि ए ने खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड को उसने वो लीकर पिला दिया। लीकर मतलब एक शराब पिला दी। तो शराब खरीदी और उसने, ए ने खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड को उसे पिला दिया। और जब वो पी चुके तो ग्लास में थोड़ा सा बचा हुआ था, जो लीकर था वो थोड़ा बचा हुआ था। तो उसमें थोड़ा सा जब वो पी चुके थे तो उसमें स्नेल दिखाई दिया उन्हें। स्नेल एक घोंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, छोटा सा एक सांप होता है जैसे। तो वो स्नेल पड़ा हुआ लीकर में दिखाई दिया। तो उस लीकर कंपनी में मतलब लीकर कंपनी के खिलाफ वाद किया गया जब, तो लीकर कंपनी ने अपने आप को डिफेंड किया ये कहकर कि जिसने बॉटल खरीदी थी वही प्लेंटिफ हो सकता है, और उसने वो पिया नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ने जो पिया, जो उसने थर्ड पर्सन को पिलाया अपनी गर्लफ्रेंड को, उसके ग्लास में वो जो स्नेल था, जो घोंगा था, जो छोटा वाला स्नेक था, वो मिला। तो हम उस थर्ड पर्सन के प्रति हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बट पड़ोसी का सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई किया गया और ये कहा गया कि जो गर्लफ्रेंड उस पर्सन की जिसने आपसे वो खरीदा था, लीक कर लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड को अगर उसने वो पिलाया है, तो नेबरहुड के सिद्धांत के प्रिंसिपल ऑफ जो नेबरहुड है, पड़ोसी का सिद्धांत जो लॉर्ड एटकिन ने इसमें बताया, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसे कंपनी को लायबल ठहराया गया। तो आप सेकंड पॉइंट इसका कि जो आपकी फर्स्ट ड्यूटी टू टेक केयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ड्यूटी टूवर्ड्स प्लेंटिफ, आपकी प्लेंटिफ के प्रति है। इसमें आप बताएंगे कि कितने दूर तक आप किसी के लिए लायबल हो सकते हैं। तो इसमें आप पड़ोसी का सिद्धांत बताएंगे, आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड बताएंगे, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट केस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे। और इसका थर्ड पॉइंट आ जाइए अब, आपकी जो ड्यूटी थी टेक केयर करने की, और सेकंड पॉइंट जो ड्यूटी आपकी प्लेंटिफ के प्रति थी, पड़ोसी के सिद्धांत के प्रति थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, सावधानी बरतने के कर्तव्य को आपने तोड़ दिया। इन दिस इस थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे, इन दिस द ड्यूटी विच इज़ फॉर डिफेंडेंट टू टेक केयर ही ब्रीच हिज ड्यूटी, उसने अपनी वो ड्यूटी जो टेक केयर करने की थी उसको उसने तोड़ दी। अब आप इसमें बताएंगे कि कितनी केयर उसे करनी चाहिए थी, जो उसने ड्यूटी आपकी टुवर्ड्स पड़ोस, मतलब आपकी जो टुवर्ड्स डिफेंडेंट थी, प्लेंटिफ के प्रति जो आपकी ड्यूटी थी डिफेंडेंट की, आप
उसकी कितनी आपको केयर करनी चाहिए थी। इट डिपेंड्स कि आपको कितने लेवल तक की सावधानी बरतने का आपका कर्तव्य था। इसको अगर आप जब देखेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। तो आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग तरीके के केस होते हैं, जैसे किसी विशेष परिस्थिति में कोई रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति जितनी सावधानी रख सकता था उतनी उसने रखी या नहीं। अगर डिफेंडेंट ये साबित कर देता है कि उतनी केयर जितनी एक रीजनेबल व्यक्ति रख सकता है उसने रखी थी, तो वो लायबल नहीं होगा। जैसे अब आपको मैं बता दूं कि रीजनेबल व्यक्ति कौन होता है। रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति वो जो हमेशा एक सेफ जोन में रहता है, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण की तरह सुरक्षा का दृष्टिकोण अपने सामने रखता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और जो बहुत जल्दबाजी नहीं करता, किसी भी काम को बहुत आराम से करता है, नंबर 2। और नंबर 3, वो बहुत कूल टेम्पर वाला होता है, मतलब एकदम से गुस्से में कोई काम नहीं करता, और जो असामान्य बुद्धिमान या असामान्य बुद्धिहीन, मतलब सामान्य बुद्धि वाला होना चाहिए उसे, और सामान्य रूप से एक रीजनेबल थिंकिंग वाला, मतलब युक्त बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं हो और बुद्धिहीन भी नहीं हो, और जो सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपनी आप को बदले, न कि किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को बदलता है। तो ये 2-4 चीज़ें आपकी बुक्स में मिलेंगी कि रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति कौन होता है। तो अगर ये तो हो गया कि वो व्यक्ति जो आम इंसान होते हैं, आम लोगों के लिए हम ये रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति देखते हैं। अगर कोई आप टेक्निकल वर्क करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो आप इसमें आप सुनिए कि कोई व्यक्ति टेक्निकल काम अगर कोई करता है तो उसे विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति जितनी सावधानी बरतनी होगी, तो आप एक युक्त या रीजनेबल थिंकिंग वाले व्यक्ति जितनी सावधानी बरतना आपका कर्तव्य नहीं होगा, क्योंकि आप टेक्निकल वर्क करते हैं। कि आप जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप एक आम व्यक्ति जितनी सावधानी बरतना आपका काम नहीं होगा। तो अगर कोई टेक्निकल काम करता है तो उसे जैसे विशेष काम, कुछ टेक्निकल काम करता है तो उसे विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति जितनी सावधानी ही रखनी होगी। उसे रीजनेबल मैन नहीं बल्कि एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस अपनी फील्ड में। यदि इस स्टैंडर्ड, इस स्तर की सावधानी नहीं रखी गई तो वो लायबल होगा उसमें। दिस इज ऑल अबाउट नेग्लिजेंट वर्क जो है। इसमें एक, हाँ, आप एक डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का आप केस बताएंगे, जिसमें वो स्नेल वाला केस आएगा, और इसमें आपने बताया कि पड़ोसी का सिद्धांत, किसमें पड़ोसी का सिद्धांत आप का बताएंगे आप डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में। और एक इसमें और केस आएगा जिसमें आप इम्पॉर्टेंट है ये, जो इसमें आप इसमें दिस वाज हेल्ड इन दिस केस आप लिखिए पहले, बोरहिल वर्सेस यंग, BOURHILL, बोरहिल वर्सेस YOUNG, यंग। बोरहिल वर्सेस यंग में ये बताया गया, दिस वाज हेल्ड इन दिस केस, कि जो कनेक्टेड नहीं है, जो जैसे पड़ोसी के सिद्धांत में वो लेडी ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने वो पिया था और उसको पड़ोसी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मानकर कि वो पास का कनेक्शन था उसका उससे, कंपनी से, तो उस कंपनी को लायबल ठहराया गया था। तो अब इस बोरहिल वर्सेस यंग के केस के थ्रू ये बताया गया कि जो कनेक्टेड नहीं है, जो आपसे प्रत्यक्षतः, जो आपकी वर्डिंग आई थी कि जो आपसे सीधे तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो बोरहिल वर्सेस यंग के आप फैक्ट्स अपनी बुक्स में से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं कि इसमें प्लेंटिफ जो थी वो फिश जो एक मछुआरे होते हैं उनकी वाइफ थी, फिश वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, और एक ट्रैम कार से फिश अपने बास्केट में उतार रही थी। ट्रैम कार होती है जो बोट होती है उनकी, और वो मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उसमें से वो बास्केट में वो फिश उतार रही थी। तो एक स्पीडी मोटरसाइकिल वहाँ से पास ऑन हुआ, एंड फ्रॉम द अदर साइड एक जोर से मोटरसाइकिल वाला एक गया और कोलाइडेड विद मोटर कार, और वो थोड़ा दूर जाकर एक मोटर कार से टकरा गया एंड वॉज किल्ड, वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। द फिशर वाइफ डिड नॉट सी द डेड मोटरसाइकिलिस्ट,
जो फिशर वाइफ थी, जो मछुआरे की पत्नी थी, डिड नॉट सी द डेड मोटरसाइकिलिस्ट। उसने मोटरसाइकिलिस्ट जो था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जो डेड हो चुका था, उसको नहीं देखा, न तो देखा, एंड नो मोटरसाइकिलिस्ट नॉर एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट भी नहीं देखा, कोलाइड होते भी नहीं देखा, और उसको डेड बॉडी भी उसकी नहीं देखी। शी ओनली हर्ड द नॉइस ऑफ कोलिजन, जो टकराए, वो टकराने की जो आवाज़ हुई, बस उसने वही सुनी थी। शी सॉ ओनली ब्लड, उसने सिर्फ बहता हुआ ब्लड देखा। व्हेन शी वेंट द स्पॉट, जब वो उस स्पॉट पर, उस जगह पर गई, तो बहुत इजी लैंग्वेज है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आएगा कि जब वो शी सॉ ओनली ब्लड, उसने सिर्फ ही वहाँ पर ब्लड देखा, मतलब रक्त देखा, वहाँ पर खून देखा। शी सॉ ओनली ब्लड व्हेन शी वेंट द स्पॉट, अगर जब वो उस जगह पर गई जहाँ पर वो कोलाइडेड मतलब वो भिड़े थे, व्हेन शी वेंट द स्पॉट, बॉडी वॉज रिमूव टिल देन, वहाँ से बॉडी को, डेड बॉडी को रिमूव कर लिया गया था, हटा लिया गया था जब वो वहाँ पर उस स्पॉट पर पहुँची। शी गेव बर्थ ऑफ डेड बेबी, उसने वहीं पर एक डेड बेबी को, एक मृत शिशु को उसने वहीं पर जन्म दिया, बिकॉज ऑफ नर्वस शॉक। वो एकदम से नर्वस शॉक, मतलब वो शॉक रह गई, वो बहुत नर्वस शॉक हो गई एकदम से, और उसने वहाँ पर एक मतलब मृत शिशु को जन्म दे दिया। बट द डिफेंडेंट हेल्ड नॉट लाइबल, डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराया गया। डिफेंडेंट हेल्ड नॉट लाइबल टू टेक केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, उसको नहीं, जो डिफेंडेंट था उसको हेल्ड नॉट लाइबल टू टेक केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की तरफ उसकी जो जिम्मेदारी थी, टू टेक केयर, उसकी सावधानी बरतने का कर्तव्य जो प्लेंटिफ की तरफ था, उसको नहीं माना गया, क्योंकि उसका पड़ोसी का सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वो दूर थी, उसने नहीं देखी थी, और उसने केवल ब्लड देखा था वहाँ पर, और उसने और इसके अलावा कुछ नहीं देखा था, तो उससे लायबल नहीं ठहराया गया, क्योंकि वो दूर का, उसका मतलब वो पूरी प्रत्यक्ष तरीके से वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था, और उसकी केयर करने की ड्यूटी उसकी तरफ नहीं थी। तो इस तरीके से आप इस लेसन को पढ़ेंगे बुक में से, और जब एक रीडिंग लगाएंगे तो और भी बहुत सारे केसेस, मैं तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, आपका डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसमें बोरहिल वर्सेस यंग का, इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस होते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक बहुत सारे केसेस को वहाँ पर जितना भी आपके पास टाइम हो आपको लिखना चाहिए, और उसके फैक्ट्स आपको कम कम ही, चाहे टाइम हो तो कम कम ही देने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा टाइम, हमारे पास कम होता है, तो हम सिर्फ हेडिंग्स, सिर्फ केसेस के नाम दे सकते हैं अपने आंसर के सपोर्ट में, तो आपका बहुत एक अच्छा सा आंसर आपका एक तैयार हो जाता है। देन दैट्स ऑल अबाउट नेग्लिजेंस। इसमें एक पार्ट आपका और होगा, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आई थिंक मैं सिलेबस में देखूंगी, अगर होगा तो मैं वो भी करवाऊंगी आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी, एंड सी यू अगेन। ओके, सी यू सून, बाय बाय।